निर्मला सब्जी लेकर अपनी बहू के साथ चलते हुए बड़बड़ाते आ रही थी। पता नहीं ये सब्जी वाले अपने आप को क्या समझते हैं। आलू 30 रुपए किलो कर दिए इन लोगों ने। इसी तरह सब्जियों के दाम बढ़ाएंगे तो हम गरीब क्या ही अपना पेट भरेंगे। माँ जी अब शांत भी हो जाइए। वे दोनों अपने घर के बाहर पहुंचती हैं और देखती हैं कि शोभा के घर की मरम्मत का काम चल रहा है। अरे थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, तुम लोगों ने अभी पेंट का काम भी शुरू नहीं किया और छत की मरम्मत अच्छे से करना। बारिश में एक बूंद भी घर में नहीं टपकनी चाहिए, समझे? अब शोभा की नजर जैसे ही अपनी देवरानी निर्मला पर पड़ती है। किस्मत किस्मत की बात होती है। अब किसी ने ही सोचा था कि मेरे घर में बड़े घर की बहू आएगी। अभी तो बहू ने कदम भी नहीं रखा है घर में, लेकिन देखो अभी से ही मेरी होने वाली अमीर समधी जी ने घर की मरम्मत के लिए लोग भेज दिए। सोच रही हूँ दीवार पर एक बड़ा सा काला टीका भी लगवा लूं, कहीं बुरे लोगों की नजर न लगे। वैसे भी बुरी नजर लगाने वाले यहाँ बहुत हैं। अरे हिम्मत है तो मेरे मुंह पर बोल, ऐसे सुनाकर किसे बोल रही है? अरे तुम यहाँ, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। देखो ना, कुछ दिनों में मेरी इकलौते बेटे की शादी होने वाली। पता है मेरी बहू कितनी अमीर है। आने से पहले ही उसके घर वालों ने हमारे घर की अच्छे से मरम्मत करवा दी और तो और काफी सारा सामान भिजवाया है। समय होता तुम्हें जरूर दिखाती। अब हर किसी की किस्मत मेरी तरह थोड़ी ना है। एक ही बेटा है मेरा, लेकिन देखो कितना बड़ा हाथ मारा है। घर की मरम्मत ही तो हुई है, महल थोड़ी ना बनवा दिया है। ताजमहल जितना बड़ा नहीं है, लेकिन तुम्हारे घर से तो अच्छा ही है। अब मेरा घर किस्मत की बात होती है। भगवान ने तुम्हें 2 बेटे दिए हैं, लेकिन दोनों ही कुछ नहीं कर सके। एक है जो अपने जैसी ही गरीब लड़की को ले आया और दूसरा है जो पूरा दिन आवारागर्दी करता है। अपनी जेठानी शोभा की बात को सुनकर निर्मला किलस कर घर आ जाती है और बैठती है। साक्षी जल्दी से मटके से पानी लेकर अपनी सास को पीने के लिए देती है, जिसे देख निर्मला गुस्से में गिलास नीचे फेंक देती है। ये बाहर जो मेरी बेइज्जती हुई ना, वो सिर्फ तेरी वजह से हुई। शर्म नहीं आई तेरे माँ बाप को खाली हाथ भेजते हुए? भगवान ने 2 बेटे दिए, लेकिन दोनों नालायक निकले। एक गरीब को उठाकर ले आया और दूसरे की नौकरी ही नहीं लग रही। माँ जी हम गरीब है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हम भूखे पेट सोना पड़ रहा है। अपनी जेठानी की तरह जो ढेर सारा दहेज पैसा ला सके, एक ऐसी बहू चाहिए, समझी? कल को जब तेरा बच्चा आएगा तो कैसे पालेंगे उसे? घर का खर्चा तो निकल नहीं रहा है, ऊपर से एक और मुसीबत आएगी। अपनी सास निर्मला की ऐसी बातें सुनकर साक्षी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और बैठकर रोने लगती है। शाम होते होते ही बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचते हुए साक्षी का पति नितिन जैसे ही घर आता है तो बेड पर बैठी निर्मला। आज तेरी तनख्वाह मिलने का दिन था ना, पैसे दे। ये लो माँ, 12,000 रुपए हैं। 12,000? लेकिन तेरी तनख्वाह तो 13,000 है ना, तो ये 1,000 रुपए कहाँ गए? पिछले महीने साक्षी को अस्पताल दिखाने के लिए लेकर गया था ना, तो 2-3 बार छुट्टी हो गई थी, उसके ही 1,000 रुपए कटे हैं। 2 पैसे की नौकरी है नहीं और छुट्टी और कर लो। अरे हमने भी बच्चे पैदा किया, हमें तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। परेशान हो गई हूँ मैं तुम लोगों से। घर की छत कितनी कमजोर हो गई है, जरा सी बारिश होती नहीं कि टपकनी पहले शुरू हो जाती है। कितने समय से कह रही हूँ कि घर की छत ठीक करवा ले, लेकिन तेरे कान पर तो जूं तक नहीं रेंगती। तभी आशु आता है भीगते हुए। लो आ गए महाशय। कहा था सुबह से कहीं नौकरी मिली या नहीं? अरे मिलेगी भी कैसे, ढूंढने गया होगा तो ही तो मिलेगी। पूरा दिन तो आवारागर्दी करता रहता है। अरे अपने ताई के बेटे को देखो तुम दोनों। अरे बार बार क्यों ताई को लेकर हमें सुनाती रहती हो? देख आशु, तुझे मैं समझा रही हूँ। तेरे भाई ने तो गरीब लड़की से प्यार करके शादी कर ली, लेकिन तू ऐसी गलती मत करना। अगर तेरी शादी होगी तो एक अमीर लड़की से ही होगी और अमीर बहू ही इस घर में आएगी, वरना तू जिंदगी भर कुंवारा ही रहेगा। निर्मला की बातें सुनकर घर में सभी काफी परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। आज मौसम काफी खराब हो रहा था। थोड़ी देर में तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे निर्मला के बाहर के कमरे की छत टपकने लगती है। फिर से छत टपकनी शुरू हो गई। खुद तो तू कमरे के अंदर सोती है, लेकिन यहाँ की टपकती छत में नीचे तो मुझे सोना पड़ता है। अब खड़े खड़े क्या देख रही है? अपनी सास से खरी खोटी सुनकर साक्षी टपकती छत के नीचे बर्तन और बाल्टी लाकर रख देती है। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। आशु का नौकरी का आज पहला दिन होता है। हे भगवान, इतनी मुश्किल से नौकरी लगी थी और पहले दिन ही मैं लेट हो गया। बस भी चली गई, अब भागते हुए जाना पड़ रहा है। आशु भागते हुए अपनी नौकरी के पहले दिन के लिए जा रहा होता है कि तभी वो रास्ते में देखता है। कोई बचाओ, मुझे बचाओ, छोड़ मेरा पर्स छोड़, कोई है मदद करो मेरी। चुपचाप से ये पर्स मुझे दे दे, वरना तुझे छोड़ूंगा नहीं।
उस गुंडे को लड़की का पर्स छीनता हुआ देख आशु आसपास पड़े पत्थर को उठाता है और उसी गुंडे को मारने लगता है, जिससे उसके सिर से खून निकलना शुरू हो जाता है। दर्द के मारे वो गुंडा भाग जाता है। अरे आप ठीक तो हैं? आप इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही थी? आपको पता नहीं कि यहाँ अक्सर चोरियां होती रहती हैं। मेरी गाड़ी खराब हो गई और यहीं पास में ही मेरे पापा का होटल है, मुझे वहाँ जाना था तो इसलिए मैं पैदल जाने लगी। न जाने ये गुंडा कहाँ से आ गया। थैंक यू सो मच, आप आ गए। आगे का रास्ता भी ठीक नहीं है, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। आशु मधु के होटल तक जाता है। आप मेरे लिए यहाँ तक आए उसके लिए थैंक यू। आपको वैसे कुछ काम तो नहीं था ना? ये भगवान, मैं तो भूल गया, आज मेरी नौकरी का पहला दिन था। इतनी मुश्किल से नौकरी लगी थी, सारा टाइम तो यही निकल गया। अब क्या करूं मैं? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ मेरे पापा के होटल में अंदर चलिए, वहाँ मैं आपको कोई ना कोई जॉब दिलवा दूंगी। मधु आशु को अपने होटल के अंदर ले जाती है और अपने पिता अखिलेश से मिलवाती है, जो कि अपने केबिन में बैठे थे। वैसे तो आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अपनी बेटी के कहने पर मैं आपको अपने यहाँ सुपरवाइजर के काम के लिए रख रहा हूँ। काम आपको समझा देंगे। हाँ थैंक यू सर, मैं खूब मेहनत करूंगा। आशु अब मन लगाकर अपनी नौकरी करता है। आशु दिखने में भी काफी ज्यादा हैंडसम था, इसलिए अमीर घर से होने के बावजूद भी मधु आशु की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ निर्मला की जेठानी शोभा की अमीर बहू मोना आखिरकार अपने ससुराल आ जाती है और ट्रक भरकर दहेज लाती है। क्या बात है शोभा बहन, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। पहले घर और अब इतना सारा सामान। अरे वो तो लगेगी, मेरे बेटे ने अमीर लड़की से जो शादी करी है, कितनी सुंदर है मेरी अमीर बहू। चलो बहू अंदर चलते, वरना लोग नजर लगाने से बाज नहीं आएंगे। शोभा की ताने भरी बातें सुनकर निर्मला एक बार और खाना बना रही अपनी बहू को अंदर जाकर ताने देने लगती है। पूरी जिंदगी इस बारिश में टपकती छत के नीचे ही गुजर जाएगी। ना घर में सहूलियत का सामान है और ना ही ढंग का घर। मेरी किस्मत में ऐसी बहू लिखनी थी भगवान को। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मधु आशु से अपने दिल की बात कह देती है। अखिलेश को भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था और आखिरकार आशु भी रात में खाना खाते हुए मधु के बारे में अपने घर में बता देता है। पूरी जिंदगी में बेटा तूने ये काम सबसे बढ़िया किया है। आज पहली बार तुझ पर गर्व हो रहा है। अब तो मेरे घर में भी अमीर बहू आएगी, ढेर सारा दहेज लाएगी। अब मैं भी अपनी उस घमंडी जेठानी को जलाऊंगी। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और निर्मला की भी अमीर बहू आ जाती है, जो कि घर के बाहर ही खड़ी थी और काफी सारा दहेज का सामान भी था। अरे वाह, मेरी बहू तो दहेज में काफी कुछ लाई है। बेड, अलमारी, फ्रिज और तो और दीवार वाला बड़ा टीवी भी, संदूक भर के सामान। बहू हो तो मेरी बहू जैसी हो। सच कहा है किसी ने कि किस्मत बदलते देर नहीं लगती। निर्मला चिल्लाते हुए अपनी जेठानी को अपनी अमीर बहू के लाए हुए दहेज से जलाने लगती है। अपनी दहलीज पर खड़ी होकर यह सब देख रही शोभा सीधा अपने घर के अंदर चली जाती है। जलकर चली गई ना मेरी बहू। इसकी बहू से अच्छा जो दहेज का सामान लेकर आई है।